ओके, सो कुछ पार्ट बचा हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ठीक है, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट एक चीज पूछना था, कुछ कुछ लोग 9P के ज्वाइन नहीं किए। प्रेम, प्रेम क्लास में हो? गुड मॉर्निंग सर। प्रेम, गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रेम, हाँ बोलो स्नेहा। सर एग्जाम में कौन कौन से हाँ क्या चैप्टर हुआ, बोलो। आएंगे? सर एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कौन कौन से चैप्टर आएंगे? अच्छा, मैं बता दूंगा आज। ओके सर। प्रेम क्लास में हो? प्रेम, आवाज आ रही है? प्रेम, प्रेम, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था ना वर्ड कॉलम में, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी। सो 4.3 में पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 6, कल हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया था, है ना? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.3, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने देखा था, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहे हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? वर्क करने का वैल्यू बढ़ जाएगा अगर वो बॉडी जो है डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ना, दो वर्ड तुमने क्लास 8 में पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड और इनवर्सली इनवर्स। प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा प्रोपोर्शनेटली घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही है। यानी कि वर्क डन अगर 2 घटेगा, टाइम्स हो जाएगा, हाँ वर्क डन अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो दोनों बढ़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। के हमारा क्या होता है? एक नॉन जीरो कांस्टेंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना, जस्ट एक मिनट। ओके, सो
ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं भी। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये है ना, तो ये भी जानते हो ना, न्यूटन सेकंड लॉ जानते हो ना? यस सर। यस सर। तो इसमें भी अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बोर्ड हमको नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बोर्ड? यस सर। सर दिख रहा है। दिख ये बोर्ड नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। नहीं सर, नहीं, नो सर। अच्छा स्नेहा थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा स्नेहा, ठीक है? थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर हो गया। ओके सर। ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर मुझे इसको इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करना होगा ना, तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं के। ये कोई भी कांस्टेंट है। अब तुम अगर फॉर्मूले को रिकॉल करो तो मेरा यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? मास। मास इज अ कांस्टेंट ना, तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम क्या हो गया? मास। इसी तरह तुमको अगर याद है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, याद है? वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मेरा क्या है? फोर्स। यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट है वो क्या है? फोर्स। समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया वो कांस्टेंट मेरा क्या है? मास। समझ में आया? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो तुमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और आगे चलकर इस कांस्टेंट का हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है कि इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा इस केस में फोर्स होगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट मेरा क्या होगा? मास होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है? नो सर। ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि ये जो कांस्टेंट होगा वो मास के बराबर ही होगा, बॉडी का जो मास होगा उसके बराबर होगा। और ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट जो बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को ही हम यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कि इससे हमको एक पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले को अगर हमको अप्लाई करना है तो हमको बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर बॉडी पे हम कांस्टेंट फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इससे हमको ये पता चल रहा है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना है कि जो मेरा कांस्टेंट है वो क्या है? फोर्स। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? सर एक बार और समझा दीजिए। यस सर। ठीक है, एक बार और तो समझा यहाँ दीजिए। यस सर। मैं यही मैंने मैं ये फिजिक्स की चीज बता दिया मैंने। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बता रहा हूं। अगर तुमको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करना होता है तो हमको खुद से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे ये हम लोगों ने, अगर तुमको याद हो क्लास 8 में भी हम लोगों ने ये काम किया था। अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो इस इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने का क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ स्नेहा? आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज तुम्हारी कट रही है। सबको बोर्ड दिख रहा है ना? यस स्नेहा एक बार तुम ना बाहर निकल जाओ फिर से ज्वाइन करो, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू जो है सर कुछ नहीं हुआ। नहीं ना? चलो ठीक है, कुछ बोल रही थी तुम। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है सर अब दिख रहा है। ओके, सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, हाँ ठीक है बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हमको इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा K। समझ में आया? मैं यही चीज यहाँ पे बताया कि अगर हमको वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको अगर इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करना है
तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर तुम फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़े हो तो ये कांस्टेंट का क्या नाम होता है? फोर्स। तो मैं तुमको यही बता रहा था कि ये फॉर्मूला अगर तुम अप्लाई करते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो तुमको ये देखना होगा कि वहां फोर्स मेरा वेरी तो नहीं कर रहा है। बार बार अगर फोर्स बदल रहा है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं यही बता रहा था। यही सेम चीज यहाँ भी है। ये फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़े हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है और बॉडी में जो एक्सीलरेशन है वो दोनों प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर फोर्स हम बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स अगर घटाएंगे तो एक्सीलरेशन घटेगा। तो यहाँ पे भी इसको इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं k, और एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? m, मास। तो यहाँ पे भी जो मेरा मास होता है बॉडी का कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मान लो जस्ट एक मान लो स्टोन ही है, अगर स्टोन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें अगर एक्सीलरेशन आ रहा है और बार बार स्टोन को तुम तोड़ते जाओगे उससे कुछ स्टोन टूटता जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो। क्यों? अगर स्टोन टूट के गिरता जाएगा तो उसका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। तो मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मास मेरा क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राफ। तो ग्राफ क्या है? जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ एक कांस्टेंट अप्लाई किया f, के का वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया f से, क्योंकि ऑलरेडी तुमको फॉर्मूला पता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है w और s। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। मेरा लीनियर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आओ थोड़ा सा। अब तुम अपने जगह क्वेश्चन पे आओ तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में अब कह रहा है कि नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया ना इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। उसने बोला कि इस कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू मुझे क्या लेना है? 5। तो इसको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ तो सबसे ड्रॉ हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये ग्राफ सबसे ओके। अब तो ये वाला ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला पार्ट तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि अब ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिर से। ऑल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। ग्राफ से हमको ये पता करना है कि अगर बॉडी ने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन कितना हुआ, बॉडी ने अगर 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन कितना हुआ। ये हमको फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करने बोला है, उसने बोला है कि ग्राफ से स्टडी करो कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए तो पहले तुमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज अब हमको समझना होगा कि ग्राफ से हम कैसे किसी चीज को स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ का इंपॉर्टेंस तुमको ये बता रहा है कि हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ अगर हमको दिया हुआ है तो ग्राफ से ही हम बहुत सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बलराज अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। तो ग्राफ से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ध्यान देना थोड़ा। सर बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। सर बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, तो इधर हो गया मेरा वर्क सर डन, दिख रहा है। इधर हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सर इस आवाज ग्राफ को कट हम कट draw के आ करते रहा हैं। है। ठीक है, आवाज कट के आ रहा है। सर नो सर। नो अब आ रहा है ठीक से। वर्क डन को हमने y मान लिया तो y के जगह पे हमने w लिख दिया। s के x सर नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले सर वीडियो ऑफ बोर्ड नहीं दिख सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता चल गया बोर्ड नहीं दिख रहा है अब।
दिख रहा है सर। दिखने लगा यस बोर्ड? सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके सर दिखने लगा। ओके। तो अब पहले इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। तो तुमको ऑलरेडी पता है कि ये जो मेरा ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा। ये ग्राफ मेरा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से 5x minus 1 equal to 0. हाँ, ये कांस्टेंट टर्म 0 है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। इसी तरह x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो एक पॉइंट मिल गया 0 0, दूसरा पॉइंट मिल गया 1,5। तो इनको पहले यहाँ पे प्लॉट करो। 0 0 तो ये है, फिक्स है ना? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इस ग्राफ को पहले ड्रॉ करते हैं। तो 0,0 यहां पर है, 1,5 कहां पर है? तो 1,5 जो है वो यहां पर है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से अपना ज्वाइन करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू 5s का ग्राफ हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ग्राफ से ही ये पता करना है कि अगर बॉडी ने मेरा 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है तो वर्क डन कितना हुआ है। तो 2 यूनिट डिस्टेंस कहां पर आएगा? 2 यूनिट डिस्टेंस यहां पर आएगा ना? यस सर। यहां पर। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमको इसी के कोरस्पॉन्डिंग पता करना है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, यही हमको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? ग्राफ से वो देखो। सबसे पहले तो ग्राफ तुम ड्रॉ कर लो। अब इसके बाद क्या करो? इस 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तब तक ड्रॉ करो कि ये जब तक तुम्हारे ग्राफ को कट ना कर दे कहीं पर। मान लो यहां पे कट किया, जहां पे कट किया वहां से परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करो y पर। अब तुम ये देखो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है? 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर s का वैल्यू हम 2 यूनिट लेंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? 10 यूनिट होगा। समझ में आया? 10 यूनिट। हाँ सर हम बना लिए। यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन ग्राफ से कैसे हम स्टडी करेंगे वो तुमको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, जिसका भी वैल्यू दिया हुआ है उस एक्सिस पे चले जाओ। यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ था, तो डिस्टेंस मेरा किस एक्सिस पे था? एक्स एक्सिस पे। तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस कहां पर आ रहा है एक्स एक्सिस पे। वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तब तक हम उस लाइन को ड्रॉ करते रहेंगे जब तक कि वो मेरे ग्राफ को कहीं कट ना कर दे। जहां पे कट करेगा वहां से हम y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको ये एक्यूरेट तभी होगा जब तुम ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे। अगर कॉपी पे बनाओगे ना, कुछ लोग कॉपी पे बना रहे हैं ग्राफ पेपर की जगह पे, ठीक है, तो वो गलत है। सारी चीजें ग्राफ पेपर पे बनी होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए ग्राफ पेपर इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये एग्जैक्टली 10 पे आएगा। अगर कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना। तो ग्राफ पेपर पे जहां ये y एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को रीड कर लो। वही जो है तुमको बताएगा कि W का क्या वैल्यू होगा अगर S का वैल्यू 2 यूनिट है। तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है कि S का अगर 2 यूनिट वैल्यू है तो W का जो वैल्यू होगा वो 10 यूनिट होगा। इसी तरह अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर S का वैल्यू 0 यूनिट है, तो S का वैल्यू 0 यूनिट यहां पर है, तो तुमसे पूछ रहा है कि y का क्या W का क्या वैल्यू होगा। तो S का वैल्यू अगर 0 है तो तुम देख रहे हो कि W का जो रीडिंग है वो भी 0 आ रहा है यहां से ना। यस सर, 0। यस सर। इससे हमको Yes, साफ sir. पता चल रहा है कि S का वैल्यू अगर 0 यूनिट है तो W का यूनिट जो होगा वो हाफ 0 यूनिट इसका भी होगा। यस सर। अगर इसी तरह मान लो, इसी तरह बोल रहा है S का यूनिट अगर हाफ है, S अगर हाफ यूनिट है तो W का क्या वैल्यू होगा ये हमको ग्राफ से देखना है। तो S हाफ कहां पर आएगा? यहां पर आएगा।
0 और 1 के बिल्कुल बीच में आएगा। Yes, sir. यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 और and देखेंगे कि ये ग्राफ कहां कट कर रहा है। जहां कट कर रहा है वहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। Yes, sir. 2.5. ये ऐसे तो रीडिंग पता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये रीडिंग नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हम ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो 5 लाइन काउंट करोगे ना, एग्जैक्टली उसी 5 लाइन पे ही काउंट कट कर रहा होगा। अगर नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब तुमने इस ग्राफ को अपने ग्राफ पेपर पे भी सही से ड्रॉ नहीं किया है। इसका यही कंफ्यूजन निकल सकता है। अगर तुमने अपने ग्राफ को एक्यूरेटली ड्रॉ किया है तो ये तुमको ग्राफ पेपर पे रीडिंग भी एक्यूरेट देगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुमने ग्राफ पेपर पे इस लाइन को सही से ड्रॉ नहीं किया है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है Sir, दिख रहा है। दिख रहा है बोर्ड। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना। तो ग्राफ पेपर से कैसे रीडिंग लेते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए फॉर्मूले से, वो समझ में आया सबको? यस सर। यस तो ये तुमको ग्राफ का एप्लीकेशन दिखा रहा है ना। रियल लाइफ में या साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जहां पे हमको फॉर्मूला नहीं पता होता है, बट हमको ग्राफ पता होता है। तो अब बहुत सारा जो कैलकुलेशन हमको करना होता है वो हम किससे करते हैं? ग्राफ से ही कर लेते हैं, फॉर्मूले का मदद नहीं लेते हैं। इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ का बहुत एप्लीकेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, दोनों ने 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x रुपीज एंड y रुपीज। तो ये तो इजी है ना, ये तो मेरे ख्याल से इजी है, ये तुम लोग बना सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, ये मेरे ख्याल से इसको तुम लोग खुद से बना सकते हो। ओके सर, अब बोल रहा है कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। तो अब यहाँ इसके ग्राफ पे आओ। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ना, तुम देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? यूनिट स्केल लेना पड़ेगा, स्केल को चेंज करना पड़ेगा। 5-5 का भी बहुत छोटा हो जाएगा, 10-10 का स्केल लो, बेहतर है। 10-10 का स्केल, हाँ 10-10 का स्केल बेटर लो। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 100। 2 पॉइंट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो एक पॉइंट आ गया 0,100, दूसरा पॉइंट आ गया 100,0। 100,0। इसको प्लॉट करने के लिए, हाँ इसको प्लॉट करने के लिए हम 10-10 का स्केल लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह इधर भी लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो एक पॉइंट तुम्हारा क्या है? 0,100। तो 0,100 कहां पर होगा? ये होगा, सॉरी 0,100 ये होगा, ये पॉइंट 0,100 होगा। और ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? 100,0। दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब स्केल से इसको ज्वाइन कर दो। तो स्केल से ज्वाइन कर दोगे तो ये ही ग्राफ हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इजी है? यस सर। क्वेश्चन नंबर, यस सर। 8 भी बन जाएगा सर। ओके, 8 नंबर भी देख लो। 8 नंबर वो फिर से फिजिक्स का एप्लीकेशन आ गया। नहीं, 8 नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यस। In a country like USA, Canada
टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. Okay, एक रिलेशन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो ये किसके टर्म में है? यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एफ और सी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ऐसे बोल सकते, 9/5x प्लस 32 ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इससे साफ पता चलना है, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन आएगा। Yes, sir. यस सर। स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे x y के टर्म में है या y x के टर्म में है? जो इक्वेशन दिया हुआ है वो किसके टर्म में कौन है? एक्स वाई के किसके टर्म में है? टर्म में है। हाँ? एक्स वाई के टर्म में। y इक्वल x सर। नहीं, x Sir, y y x के टर्म में है ना। सर स्क्रीनिंग नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है दिख रहा है सर। नो सर नहीं दिख रहा है। स्क्रीनिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक? यस सर। सर दिख रहा है। सर y x के टर्म में। हाँ, y x के टर्म में है। हाँ बोलो क्या? टर्म में है। सर क्या हुआ? सर x को सेल्सियस ही के जगह पर रहने देंगे, कोई हाँ। दिक्कत है तो? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे इसने? क्या हो गया? सर स्क्रीनिंग नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है। दिख रहा है सर सर दिख रहा है हम सबको। दिख रहा है। बोलो स्नेहा। सर स्क्रीनिंग नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। स्नेहा थोड़ा सा देखो, नहीं मैंने दिख रहा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, Network अगर control यहाँ करो। से नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो देखो, अरे तुम्हारे इधर नेटवर्क इश्यू होगा। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना तो किसी को नहीं दिखेगा, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे तरफ से नेटवर्क इशू होगा ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, नेटवर्क तुम्हारे तरफ शायद स्लो होगा, इसीलिए जो बोर्ड है वो तुम्हारा ब्लड दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्लड होता तो इसका मतलब नेटवर्क इशू यहाँ से होता, ठीक है? तो एक बार निकल जाओ। हाँ, तो ये मेरा, हाँ बोलो ओम, क्या बोल रहे थे? सर कह रहे थे कि सेल्सियस के जगह पर x रखना कोई जरूरी है? नहीं, उल्टा भी कर सकते हो तुम, यहाँ x कर दो, ऐसा थोड़ी है, यहाँ y कर दो, तो यहाँ पे इस केस में x y के सर टर्म में है, ये इस नहीं केस में कह y। रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसके जगह पर x y रखना जरूरी कोई है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं तुमको इसलिए ये रख के दिखा रहा हूँ ताकि ये तुमको, क्योंकि जनरली हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा है वो किसके टर्म में पढ़ा है? एक्स वाई के टर्म में पढ़ा है ना, x y के टर्म में। यस y के टर्म में इसीलिए सर। मैं समझाने के लिए एक्स और वाई के, F ताकि को- दिखे कि ये लीनियर इक्वेशन इन, टू वेरिएबल है। हाँ ये दिख, हाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, और मेरा दो वेरिएबल कौन है वो साफ साफ दिखे। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्वेश्चन ना तुमको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा वो देखो। पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अब तुम खुद से डिसाइड कर लो कि सी को तुम एक्स पे रखोगे या एफ को एक्स पे रखोगे, ये तुम्हारा चॉइस है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मान लो सी को मैं एक्स पे रख रहा हूं और फ़ारेनहाइट को कहां रख रहा हूं? वाई पे। तुम उल्टा भी कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को एक्स पे रख सकते हो, सेल्सियस को
y पे रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने सेल्सियस को x पे रख दिया तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल्सियस को। सेल्सियस को और सेल्सियस को। दूसरा वाला दूसरा कोऑर्डिनेट किसको फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट को। करेगा? फ़ारेनहाइट को, क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट को y पे लिया है और सेल्सियस को कहां लिया है? x पे। यानी कि ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, y कोऑर्डिनेट सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ़ारेनहाइट को। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, इस चीज का तुमको ध्यान रखना है, ये चीज में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब पॉइंट कैसे लेंगे वो यहाँ पे डिफिकल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि अगर रैंडमली कुछ भी पॉइंट ले लोगे ना तो तुम देखो कि डेसिमल में काम करना पड़ जाएगा तुमको, लेकिन डेसिमल पे काम करने से अच्छा है कि इंटीजर पे हम काम करें। तो तुम ये देखो कि सबसे इजी, एक तो सबसे इजी दिख रहा है, c इज इक्वल टू अगर 0 ले लें तो c इज इक्वल टू 0 ले लें तो f का वैल्यू कितना आएगा? 32 32। 32। तो एक पॉइंट मेरा क्या हो गया? 32 0,32 हो गया। 0,32। 0 यस सर। एक। अब Yes, दूसरा sir. वैल्यू मुझे बताओ क्या लोगे? दूसरा वैल्यू क्या लोगे? 5 5 सर। हाँ, C का वैल्यू देखो, अगर 5 ले, हाँ C का वैल्यू अगर 5 ले लोगे तो तुम देखो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट मेरा किस में आ जाएगा? इंटीजर में आ जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि तुम इस तरह का वैल्यू लो जिससे जो तुम्हारा कोई भी दूसरा वैल्यू है ना वो हमेशा इंटीजर में आए, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ना आए। इस चीज से तुमको बचना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम C का वैल्यू क्या लेंगे? 5। -5 भी ले सकते हो, -5 लोगे तो और अधिक आसान हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा ना। यस सर। समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। -10 भी ले सकते हो, -10 भी ले सकते हो, -10 लेंगे तो ये वैल्यू मेरा और भी छोटा हो जाएगा। तो ये चीज तुमको देखना है। सर इसका कहने का मतलब हुआ कि 5 का मल्टीपल लेना है। हाँ, 5 का। क्यों 5 का मल्टीपल लेना है? क्योंकि C किसके साथ मल्टीप्लाइड है? 9/5 के साथ। यस सर। 9/5 से मल्टीप्लाइड है, तो C को मेरा 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू मेरा इंटीजर में आएगा। अगर Yes, C sir. मेरा 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इंटीजर में नहीं आ पाएगा। तो नहीं 5 से डिविजिबल कौन वैल्यू है? जो 5 का मल्टीपल है। तो C का वैल्यू हम 5 के मल्टीपल में ही लेंगे, ठीक है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, तो C का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, तो F का 32 + 9 41। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 5,41। अब तुम खुद देखो कि स्केल किसका लोगे? 10 का लोगे तो इजी है ना। 10 के स्केल में क्या है ना, 1 2 3 4 5 सब काउंट हो जाता है। क्यों? 10 लोगे तो इसके बीच में तुम्हारे ग्राफ पेपर में 10 स्मॉल बॉक्स होंगे, तो एक स्मॉल बॉक्स, हाँ, एक स्मॉल बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। तो इसीलिए 10 का स्केल जो होता है ना सबसे सुटेबल होता है अगर बहुत बड़ा नंबर है तो। 10 का स्केल जो है वो सबसे सुटेबल है। नेक्स्ट सुटेबल क्या है? 50। उसके बाद नेक्स्ट सुटेबल स्केल क्या है? 100। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है जनरली 10, 50, 100 के स्केल में लेते हैं। इससे क्या है ना कि बहुत सारे नंबर जो है रिप्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई लोग है ना तो कभी कभी रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत भी आती है। तो सबसे सुटेबल स्केल मेरे लिए 10 है। 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह इधर भी 10, 20, 30, 40, 50। अब पहला पॉइंट 0,32, तो 0,32 मेरा कहां पर होगा? फ़ारेनहाइट वाले एक्सिस पे होगा। कहां पर होगा? आप ये चेक करो। 32, 10 के बाद हमको कितना लाइन काउंट करना पड़ेगा? तुम इसको कैलकुलेट करो। 10 स्मॉल बॉक्स, फ़ारेनहाइट वाले एक्सिस पे हमने क्या लिया है? 10 स्मॉल बॉक्स का वैल्यू हमने 10 यूनिट लिया है, 10 फ़ारेनहाइट लिया है ना। तो एक स्मॉल बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? 10। 1 Fahrenheit. 1 फ़ारेनहाइट होगा। ये कैलकुलेट कर लो कि एक छोटा बॉक्स जो तुम्हारे ग्राफ पेपर पे दिख रहा है उसका वैल्यू कितना होगा। तो तुम देखो 32 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो 30 तो यहाँ पर है। इसके बाद हमको कितना छोटा बॉक्स काउंट करना पड़ेगा? 2 छोटा बॉक्स। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, यही पॉइंट मेरा होगा 0,32। सबको समझ
सबको समझ में आया ये 0,32 कैसे रिप्रेजेंट हुआ? Yes, sir. अब इसी तरह 5,41, तो 5,41 देखो तो 5 मेरा कहां पर आएगा? 0 यहां पर है, तो 5 लाइन छोटा बॉक्स काउंट करेंगे तो 5 यहां पर आएगा। 41 कहां पर आएगा? तो 4 के 40 ऊपर जो के एक बाद छोटा लाइन है वहां पे आएगा। हाँ, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 5,41 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। यस अब इन दोनों को ये पॉइंट पता हो गया, ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दो तो मेरा ग्राफ जो है इसका ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया f = 9/5 c + 32। सबको ग्राफ समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब अपने बुक के क्वेश्चन पे आओ कि बुक का क्वेश्चन क्या मांग रहा है। ओके, बुक का क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस। ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन में बोला था कि सेल्सियस मेरा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, फ़ारेनहाइट मेरा वाई एक्सिस पे होना चाहिए, और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा? ग्राफ से ही पता करो। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 30 डिग्री मेरा सेल्सियस में है, हमको पता करना है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ को कहां कट कर रहा है। जहां कट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, और इस पॉइंट का हम रीडिंग अपने ग्राफ पेपर पे देखेंगे। यही हमको बताएगा कि अगर टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में ये कितना फ़ारेनहाइट होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये हम सारी चीज ग्राफ से कर रहे हैं, कैलकुलेट फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं। तुम फॉर्मूले में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये सारा कैलकुलेशन हम ग्राफ से करेंगे। दूसरा सर क्वेश्चन, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। Sir दिखाई दे रहा है। दे रहा है सर। सब दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरा बोल रहा है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो 95 फ़ारेनहाइट कहां पर आएगा? 60, 70, 80, 90, 95 फ़ारेनहाइट ऊपर आएगा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ को कहां कट कर रहा है। जहां पे कट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। जहां पे ये आ रहा है उस पॉइंट का हम रीडिंग लेंगे। वो हमको बताएगा कि अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री सेल्सियस है, 95 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में ये कितना होगा, ये हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं। ये पार्ट भी हो जाएगा सबसे। यस सर। डाउट पूछते जाओ, डाउट है किसी को? No, sir. सर हाँ बोलो। सर अगर फॉर्मूला पर बनाएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, ग्राफ से बनाओ तो अच्छा है। फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, साइंस में तो यूज कर ही रहे हो ना। इसमें हम नया चीज क्या सीख रहे हैं कि हम सारा कैलकुलेशन जो है वो ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो ग्राफ से अगर करोगे तो अधिक फायदा है। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 4 और 5 क्वेश्चन भी हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। ओके, तो ये अब जो है तुम्हारा एक्सरसाइज 4.3 फुल्ली कंप्लीट हो गया। सबसे कंप्लीट हो जाएगा 4.3, ये तुम्हारा होमवर्क है। Yes, sir. ओके सर। यस सर। अब 4.4 में आओ। 4.4 देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 4.4 एक्सरसाइज पे आओ। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? कौन सा डायमेंशन? वन वेरिएबल का मतलब 1 डायमेंशन, और 2 वेरिएबल का मतलब 2 डायमेंशन। तो मुझे बताओ y = 3 1 वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोगों ने डिस्कस किया है ये क्लास में। सर पॉइंट। Point. पॉइंट। यस, तो y = 3 जो है 1 वेरिएबल में पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, 2 वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करेगा? Straight line. स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। यस सर। मेधा, मेधा, Yes, मेधा, sir. ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा? Yes, 2 sir. डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा बता सकती है? y = 3 हम लोगों ने स्टडी किया था, ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा?
किसी के पैरेलल होगा? कल ही हम लोग डिस्कस किया था ना, या परसों डिस्कस किया था? कोई बता, अच्छा मैं यस y एक्सिस के सर हाँ पैरेलल होगा। सर हम किसके एक्सिस से किसके पैरेलल पैरेलल हुआ होगा? सर। y X एक्सिस के Y पैरेलल एक्सिस नहीं से। होगा, गलत आंसर है। एक्स एक्सिस के होगा x सर। एक्सिस के पैरेलल एक्स होगा। एक्सिस पे x एक्सिस के सर, पैरेलल, एक्स एक्सिस यस पे। x एक्सिस के हाँ x एक्सिस के पैरेलल होगा। 1 2 3, ये 3 है ना, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कौन सा ग्राफ होगा? ऐसा ग्राफ होगा। समझ में आया? तुम लोग भूल गए, यानी कि तुम लोग या इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो y इक्वल टू 3 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, वन वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट पॉइंट एंड टू वेरिएबल में क्या स्ट्रेट लाइन। टू वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगा? वाई के Y axis. y वाई एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? तो एक्सरसाइज 4.4 भी सबसे हो जाएगा ना? यस सर। Yes sir. यस सर। और इसको जो है तुम अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओगे, ये कैसा ग्राफ पेपर पे दिखा है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 4.4 है और 4.3 दोनों आज कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। तो पूरा इसको कंप्लीट करना, यही तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? सर गूगल क्लासरूम में भेज कल देंगे। हम लोग गूगल नहीं, मैं क्लासरूम में सेंड तुमको अब करेंगे। क्या करना ना, हाँ गूगल क्लासरूम में मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, उस असाइनमेंट में तुम लोग उसको अटैच करना। बाहर में क्या हो रही है ना, मुझे दिक्कत हो रही है चेक करने में। असाइनमेंट में क्या है, चेक करने में आसानी हो रही है और मैं तुमको कॉपी रिटर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं आज एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, उस असाइनमेंट में तुम लोग उसको अटैच करना, ठीक है? सबको आता है ना ये करना? यस सर। यस सर। सर मेरा हाँ। आता था करने। ठीक है, ओके। क्या मेधा क्या बोल रही है? सर मुझे नहीं आता करने। नहीं आता है? कोई आसपास रहता है तुम्हारे? यस सर। कौन रहता है उससे एक बार पूछना। नहीं तो चलो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सारे क्लास को मैं बता दूंगा कि कैसे जो है असाइनमेंट को अटैच करते हैं गूगल क्लासरूम में, ठीक है? ओके सर। Okay sir. ओके, तो चलो क्लास खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है सर इंट्रोडक्शन एग्जाम में कितना चैप्टर रहेगा वो तो बता दीजिए। एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री तक आएगा, ठीक है? 1 से 4 चैप्टर तक। Yes. हाँ, ओके सर। ओके, बाय सर। लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके।